अभी तक जो बात चल रही थी वो युवराज ने जो धक्का दिया था संसद में उसके ऊपर बात चल रही थी। वरना मनमोहन सिंह का अपना जो ऑर्डिनेंस था वो युवराज ने ही फाड़ दिया था। माता जी के तो गार्ड उनको कहीं भी किनारे कर देते तो कोई इज्जत नहीं थी। देखिए, वो भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे और जब इन्होंने शासन छोड़ा विश्व के महानतम अर्थशास्त्री ने, तब भारत फ्रजाइल 5 में आ चुका था। अब ऐसे ही व्यक्ति को आप ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पुरस्कार दे। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मंजरी अग्रवाल जी हैं, जिनसे बात करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के ऊपर, जिनकी मृत्यु हुई और उनके ऊपर काफी चर्चा हो रही है। कुछ लोग बात कर रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, कोई पता नहीं कौन सा अवार्ड, और बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारा उनका ग्लोरिफिकेशन, उनकी जो काम है उनको याद किया जा रहा है। मंजरी जी से उनके बारे में जानेंगे क्या-क्या कुछ उन्होंने किया देश के लिए उस पे। सबसे पहले मंजरी जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। मंजरी जी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है और उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका संस्कार भी हो गया। और उनके मौत के बाद काफ़ी सारे सवाल किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि उनको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, कोई कहता है उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, कोई कौन-सा अवार्ड, और उनके काम, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, जो एक इमोशंस उमड़ के पूरी दुनिया में मनमोहन सिंह जी के लिए नज़र आ रहे हैं? अभी तक जो बात चल रही थी वो युवराज ने जो धक्का दिया था संसद में उसके ऊपर बात चल रही थी। तो उनकी, वो कहते हैं बिल्ली के भाग से छीका फूटा, तो उनके भाग से मनमोहन सिंह जी निकल लिए। अब उन सारी जो है डिस्कोर्स क्या आ गया है कि इनको सम्मान दो। वरना मनमोहन सिंह का अपना जो ऑर्डिनेंस था वो युवराज ने ही फाड़ दिया था। माता जी के तो गार्ड उनको कहीं भी किनारे कर देते तो कोई इज्जत नहीं थी। देखिए, वो भारत के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे और 10 साल उन्होंने भारत में जब रहे। पी चिदम्बरम ने इनके आने पर कहा था, जब ये लोग सत्ता में आए थे 2004 के बाद, तो उन्होंने कहा था वी गॉट अ रोबस्ट इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी बहुत अच्छी थी। और जब इन्होंने शासन छोड़ा विश्व के महानतम अर्थशास्त्री ने, तब भारत फ्रजाइल 5 में आ चुका था। तो इनके इतने बड़े गणमान्य व्यक्ति थे कि रोबस्ट इकोनॉमी को घटा करके फ्रजाइल 5 कर दिया था। ऑयल बॉन्ड्स में बहुत सारा कर्जा था, एनआरआई से बहुत सारा कर्जा था। एंड वर्स्ट पार्ट इज कि इन्होंने जो ब्लैक मनी इनके शासन के दौरान जनरेट हुआ था उसके लिए इन्होंने स्विस गवर्नमेंट से ये टाई कर लिया था कि इस डेट से पहले के सारे डॉक्यूमेंट गोपनीय रहेंगे। मतलब अगली आने वाली सरकार अगर कोई इंक्वायरी करना चाहे तो उसे कुछ ना मिले, ये एश्योर करके गए थे। अब ऐसे ही व्यक्ति को आप ब्रह्मांड का सबसे अच्छा पुरस्कार देते हैं, नोबेल दीजिए और ये मेगसे दीजिए और आप जो है सारे अवार्ड्स इनको दीजिए। ये बात है। वैसे ना सोनिया गांधी ने इनका कभी सम्मान किया, आज कांग्रेस इनके लिए सम्मान मांग रही है, और ना ही राहुल गांधी ने कभी सम्मान किया। सम्मान उनके लिए केवल उनके परिवार विशेष का होता है और गांधी जी का, क्योंकि उनके सरनेम के ऊपर ये लोग चल रहे हैं। अब अगर इनकी जीवनी पे जाते हैं तो ये जीवनी इनकी ये फैक्ट है कि ये पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इनको पार्टीशन के समय आना पड़ा। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए और ऑक्सफोर्ड में पढ़ने के बाद इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में जॉब की। यूनाइटेड नेशन में जॉब करने के बाद ये अचानक भारत में आए और एक कांग्रेसी ललित नारायण मिश्र ने इनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इनवाइट कर लिया और वहां से जो ये आए तो ये लगातार टॉप पोजीशन पे रहे। हम सबको मालूम है हार्वर्ड में किस तरह के लोगों को वेलकम किया जाता है, यूनाइटेड नेशन में किस तरह के लोगों को लिया जाता है। यह भी हमने इसराइल वॉर के दौरान भी देखा कि यूनाइटेड नेशन के आउटपुट्स का इस्तेमाल आतंकी कर रहे थे। तो वहां से ये गवर्नर बने, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, 72 से इनका करियर शुरू होता है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहे, फिर आरबीआई के गवर्नर रहे, फिर प्लानिंग कमीशन में रहे
और इन्होंने इतना बढ़िया भारत का विकास किया कि 91 आते आते हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। अब आप इसको अचीवमेंट कहिए या जो कुछ कहिए, अभी जो सोना, अच्छा ये तो फर्स्ट टाइम था, इसके बाद कई बार इस तरीके का हुआ, क्योंकि क्या, मोदी सरकार 100 टन करके सोना वापस भारत में ला रही है। तो ये सारी चीजें देख करके कोई कहे कि आ, फिर इनको जो है क्रेडिट दिया जाता है कि महंगाई। इन्होंने जी। लिबरलाइजेशन कराया। तो इकोनॉमिक। लिबरलाइजेशन कोई इनकी इनकी कोई स्कीम नहीं थी, वो आईएमएफ की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए थे जिसको इन्होंने फॉलो किया था। वो इंस्ट्रक्शन इस तरीके के थे कि आपको रिड्यूस करना है फिजिकल डेफिसिट, ट्रेड को लिबरलाइज करना, मतलब फॉरेन कंपनीज आ सकती हैं, इंपोर्ट रिड्यूस करने के रिडक्शन दिए, इंस्ट्रक्शन दिए थे, क्योंकि इंपोर्ट उन्हीं कंपनीज से होगा जिनसे वो कहेंगी। उसके बाद डी रेगुलेट इंडस्ट्रीज एंड रिड्यूस गवर्नमेंट कंट्रोल, ताकि जो है फॉरेन कंपनीज को आकर के काम करने में आसानी हो। डी वैल्यू द रूपी एंड मेक एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव। और ये सारी चीजें इन्होंने अक्षरशः पालन की। अब इसमें इनको क्रेडिट दिया जाए कि ये इनकी सोच थी, या ये कहा जाए कि इनके ऊपर जो है हुक्म नाजिल किया गया था जिसका इन्होंने जिसकी अच्छे से इन्होंने तामील की है। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट ओन एंटरप्राइजेस शुरू किया मनमोहन सिंह ने। अगर किसी चीज को प्राइवेटाइज करने का ब्लेम लगता है तो वो मोदी पे लगता है। फिर ओपनिंग अप टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके कारण जो हमारा सारी शेयर मार्केट थी और भारतीय इकोनॉमी थी वो सेंसिटिव हो गई, क्योंकि जहां आप उनके विरोध में कोई डिसीजन लेना चाहते वो आपकी शेयर मार्केट क्रैश करा देते। तो और ऐसा कई बार हुआ। टैक्स एंड फिजिकल सेक्टर रिफॉर्म, वो सारी चीजें जो कुछ भी किया गया था वो फॉरेन कंपनीज की सहूलियतों के लिए किया गया था, ना कि भारतीय कंपनीज की कॉम्पिटिटिव अब्रॉड बढ़ाने के लिए। तो ये सारा सब कुछ करने के बाद, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये कमजोर से और आते थे यूएस में, इनको किस तरीके के, मतलब वो पिक्चर मैं कभी नहीं भूलती हूँ जिसमें ओबामा ने इनके गले पे हाथ रखा था, पीछे से गर्दन पकड़ के वो स्टीयर कर रहा था और ये चल रहे थे। पाकिस्तान इनको देहाती औरत कहता था, कहीं कोई सम्मान नहीं था। जब ये विश्व के किसी मंच पे जाते थे तो इनको कोने में छोड़ करके, एक तो थर्ड रो में कॉर्नर में खड़ा किया जाता, सबसे आखिर में आओ, कॉर्नर में खड़े करो और वहीं से चले जाओ। आजकल ये हालत जेलेंस्की की करते हैं, लेकिन जेलेंस्की कम से कम देखने में तो मजबूत है, ये तो इतने निरीह वहां पे दिखते थे। अब भारत जैसे बड़े देश का प्रधानमंत्री एक निरीह व्यक्ति हो तो भारत की इमेज क्या बनेगी। आज मोदी सशक्त प्रधानमंत्री हैं तो इसका एक इफेक्ट, हमें पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है। वो जब जाके खड़े होते हैं तो वर्ल्ड लीडर्स के बीच में खड़े होते हैं और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इन्हीं वर्ल्ड लीडर्स के बीच में जब मनमोहन सिंह जाके खड़े होते तो किसी कोने में खड़े हो जाते थे, फोटो के बाद जो है सब लोग उनको छोड़ करके चल देते थे और वो वहां से गाइड करके निकाल दिए जाते थे। इतनी बुरी दुर्गत तो जेलेंस्की की भी नहीं है आजकल, जो इनको ट्रीटमेंट लिए मिला। अब इस बात के लिए अगर भारत रत्न देना हो तो हम सिफारिश कर देते हैं जी। अ, एक गोल्ड को लेकर जो सबसे ज्यादा चर्चा रहती है कि मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में गोल्ड को गिरवी रख के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स उन्होंने किए, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया, और जो उनकी विजनरी, जो उनका थॉट प्रोसेस था, उसके बाद भारत में जो इकोनॉमिक लिबरेशन हुआ और जो आज भारत एक विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, उनमें आता है। तो ये सब उनका विजन था, उन्होंने ये नींव रखी, इसलिए आज भारत यहाँ पर है। ये बात बहुत जोरों शोरों से की जाती है। आप इसको किस तरह से देखती हैं और किस तरह से इस पे क्या विचार आप रखना चाहती हैं? भारत को बैंकरप्ट कंडीशन में लाने वाले यही महान अर्थशास्त्री थे, और जितनी भी रिफॉर्म है वो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंस्ट्रक्शन थे, इनका विजन नहीं था। और वो जो इंस्ट्रक्शंस थे वो फॉरेन की कंपनीज को भारत में फैसिलिटेट करने के लिए थे, इसलिए नहीं थे कि वो जो है भारत की कंपनीज फॉरेन में जा करके इस बिजनेस कर सकें, बल्कि भारत की मार्केट को लूट के लिए खोला था। और बहुत सारे ऐसे लॉज बने थे जिससे फॉरेन
की चीजें हमारे लिए कॉम्पिटिटिव हो जाए। रुपी को डीवैल्यू किया गया था, अपनी करेंसी को गिरा लेना कहाँ से बड़ी बात हो गई, अपने सोने को बाहर रख देना ये कहीं से भी नहीं बड़ी बात होती है। इसलिए इस चीज को देखना पड़ेगा हमको। जिस चीज का इनको क्रेडिट दिया जाता वो एक्चुअली आईएमएफ के इंस्ट्रक्शंस थे, और उसके कारण आप कहते हैं वो बात अलग है कि उनके आने पर हमारे यहाँ कंपटीशन हुआ, हमारे जो इन्होंने थोड़े से लिबरलाइज किया उसका फायदा भारतीय उद्योगपतियों ने, व्यापारियों ने उठा करके अपना जो है व्यापार विस्तार किया, जिसके कारण ठीक है भारत थोड़ा थोड़ा वो हुआ, लेकिन एक चीज याद रखनी चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी बैम्बू पर आधारित थी, और इन्हीं मनमोहन सिंह के राज्य के दौरान बैम्बू को ट्री में कन्वर्ट कर दिया गया। बैम्बू सबको मालूम है घास की कैटेगरी में आता है, आपने उसे पेड़ की कैटेगरी में रख दिया। पेड़ काटने के लिए आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, और वो परमिशन लेने और ये सब करने में बहुत वक्त लगता है, जिसके कारण, और अक्सर मिलती भी नहीं है, तो जिसके कारण नॉर्थ ईस्ट का पूरा इकोनॉमी एक बार में तबाह हो गई। बैम्बू जैसी चीज शुरू शुरू में चाइना से स्मगल होके आई है। वो बैम्बू को ब्रह्मपुत्र नदी में बांध करके लॉग्स को डाल देते थे, और जो यहाँ पर उनको कलेक्ट कर लिया जाता था। तो इसलिए जो है दिक्कत होने लग गई वहां पे, नॉर्थ ईस्ट में पूरी इकोनॉमी तबाह हुई। तो यहाँ अगर आप उसका कैटेगरी प्रेज देती हैं तो यहाँ पर भी दीजिए। फिर इन्हीं के शासन काल में बहुत सारे एक्सप्लोजन हुए, लगभग हर महीने एक एक्सप्लोजन होता था, उसका क्रेडिट हम किसको देंगे? गुडविल जेस्चर्स में आतंकवादी छोड़ दिए जाते थे, उसका जेस्चर हम किसको देंगे? पाकिस्तान से हम डॉसियर डॉसियर खेलते थे और हमेशा जो है मुंह खाते थे, उसका क्रेडिट हम किसको देंगे? तो ये सारी चीजें बैकग्राउंड में आपको देखनी पड़ेंगी जो भारत के लिए टोटली नेगेटिव गई हैं। अभी आप केवल एक इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं। हमारे सबसे बुरी चीज जो इनके शासन के दौरान लगी कि वो लोग, वो आतंकवादी जो सेना से डरते थे, कश्मीर में सेना के ऊपर पत्थरबाजी की परंपरा इन्हीं के शासनकाल में शुरू हुई है। और जो मकोका वगैरह टाडा जैसे कानून अटल सरकार लेके आई थी उसको इन्होंने निरस्त कर दिया, वो जी। अप्लाई नहीं किए जाते थे। आप उस समय देखते थे कि सैनिकों को गोली मारने से पहले, आतंकवादी को मारने से पहले सेंटर से इजाजत लेनी पड़ती थी। आप एक एनकाउंटर में है और आपको गोली चलाने की इजाजत नहीं है। और जब बाटला हाउस का एनकाउंटर होता है, वहां पर आतंकवादी पकड़े जाते हैं, तो सुपर पीएम आंसू बहा रही थी। ये इन्हीं के शासनकाल में हुआ भारत की इतनी दुर्गति। कोई भी जना सेफ नहीं था, इकोनॉमी के बुरे हाल थे, महंगाई डबल डिजिट में थी, और रोज जो है नए कर्जे लेने के लिए, मतलब ये कटोरा लेके बाहर जाते थे। हमारी भिखारी वाली एक रेपुटेशन शुरू हो गई थी, तैयार हो गई थी वर्ल्ड ओवर। तो इस बात पाकिस्तान के लिए विकास क्रेडिट इनको पार्टी। देना चाहिए। जी। इसके अलावा भिखारी। मंजरी जी, जी जी। उनके कार्यकाल में जो राष्ट्रपति हामिद अंसारी थे, पूर्व राष्ट्रपति, वो रहे, और वो चाहे एक एम्बेसडर के तौर पर कहीं अलग देशों में भी गए हों, तो कहीं न कहीं वो एक जो भारत के विरुद्ध अप्रोच और सोच उन्होंने रखी, और ये सब उनके कार्यकाल में हुआ। ये भी बड़ा चर्चित विषय रहता है कि जो कुछ भी हुआ, उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करने में मनमोहन सिंह जी नाकामयाब रहे। हालाँकि एक अच्छे इंसान के रूप में उनको याद किया जाता है, और उन्होंने कहा था कि आज मीडिया मेरे ऊपर हार्श है, लेकिन इतिहास मुझे एक अच्छे उसके रूप में, इंसान के रूप में या नेता के रूप में याद करेगा। इस पे आप क्या कहते हैं, हामिद अंसारी का जो बिहेवियर रहा उनके कार्यकाल में? देखिए, जो व्यक्ति ये कह रहा हो कि कुर्सी से उतरते ही कि देश में खौफ का माहौल है और मुसलमान असुरक्षित हैं, भैया असुरक्षित तो पूरा देश था। बम फटने से पहले पूछता नहीं था आप हिंदू हैं तो फटे और मुसलमान है तो रहने देते हैं। ठीक है, तो सारे लोग थे इस तरीके के, जिसका अपना सगा भतीजा एक गुंडा हो। तो अब आप
ऐसे व्यक्ति को जो अपने भतीजे को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकता, उपराष्ट्रपति बनाए, उसको एम्बेसडर बना करके भेजें, तो वो कभी देश हित में काम नहीं करेगा। इनको उपराष्ट्रपति बनाने वाली तो सरकार जो है मनमोहन सिंह की थी, तो जानते हुए जरा सा भी आप बैकग्राउंड चेक करेंगे तो मुख्तार अंसारी किसी से छुपा नहीं था। तो उसके जो है किस्से बहुत ज्यादा मशहूर थे। तो आप सोच समझ के करते ना ऐसे व्यक्ति। भाई ऐसा तो नहीं है कि अच्छे लोग नहीं थे। आरिफ मोहम्मद खान इन्हीं की सरकार में से, कांग्रेस से ही तो निकल करके गए कि उनको चीजें बर्दाश्त नहीं हुई, तो आरिफ मोहम्मद खान को बना देते। वो एक सुपीरियर देशभक्त व्यक्ति है। सेकेंड टर्म इन्होंने अब्दुल कलाम को नहीं दिया, जो एक देशभक्त व्यक्ति, मिसाइल मैन है, भारत की मजबूती में उनका महानतम योगदान है। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ये कौन सा वो अभी, सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ, वो अंसारी। आतंकवादी जो, नहीं है जी सर। वो आतंकवादी जिसने 4 एयरफोर्स ऑफिसर को मारा था, उससे हाथ मिलाने में ये बिजी थे। इस समय तिहाड़ में बंद है। जी, यासीन मलिक की बात कीजिए। यासीन मलिक की बात कर रही हूँ मैं। तो आप तो यासीन मलिक को जो है जिलानी का इलाज करा रहे थे, उसको स्पेशल फ्लाइट भेज करके दिल्ली बुलाते, उनको वजीफा देते, आतंकवादियों को रिहैबिलिटेट करते। आप तो उसमें बस बिजी थे। समझौता एक्सप्रेस के लोगों को जो है आपने मार दिया, जिन्होंने समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट किया था। तो जो हामिद अंसारी ने किया वो इसी लाइन में किया। तो ये सब कुछ होने दे रहे थे। और उस समय किसका राज था? मनमोहन सिंह का तो बिल्कुल नहीं था। एनएसी एक बनी थी, सुपीरियर सुपर पीएम। दूसरे एनजीओस थे। तीसरे जो है हम लोग आरटीआई आरटीआई खेल रहे थे। फिर सुप्रीम कोर्ट पे वामपंथी जो है विराजमान थे हर जगह। तो ना न्याय हो रहा था हर, मतलब आप ये सोचिए, कर्नल पुरोहित, देशभक्ति की सजा मिली। साध्वी प्रज्ञा, देशभक्ति की सजा मिली। कितने लोगों को, मतलब हम गिनते गिनते रह जाएंगे। हर डिपार्टमेंट में एक श्री मणि थे, उनको जो है देशभक्ति की सजा मिली। ये सारे इन्हीं को सजा मिली थी। गाने भी उस समय ऐसे ही बने थे, ईमानदारी की बीमारी, छोड़ के आजा, तोड़ के आजा। तो आ, ये सब इनके कार्यकाल में हो रहा था। और ये शांति से बैठ करके मौनी बाबा की तरीके से देख रहे थे। तो जिसकी सरपरस्ती में इतने सारे मतलब पूरा एक देश तबाह हो रहा है, तो आपको पद से इतनी क्या मोह था? आप अगर सोनिया को नहीं रोक पा रहे थे, रिजाइन कर देते। बिल्कुल सीधी सी लाज रह बात है। जाती, आप इज्जत रह जाती। अपने पद, जैसे आरिफ मोहम्मद खान साहब को याद किया जाता है कि सम्मान के साथ, कि उन्होंने एक अपना सम्मान स्टैंड के रखा, अपना पॉलिटिकल करियर पीक पे दाव पे लगाया। तो उनको उनको आज सम्मान से देखा जाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया, वरना कोई और होता तो नहीं करता जो उन्होंने किया। नरसिम्हा राव जी ने लिया। और बिल्कुल। उनको जो और है सब लोग कांग्रेस में मिलके कितना इतना बड़ा रिस्क बेइज्जत उठाए। किया गया, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री थे। जी, बिल्कुल। लेकिन मंजरी जी, एक शिकायत जो शर्मिष्ठा मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी जी की जो बेटी हैं, उनकी तरफ से आ रही है कि बाबा के लिए कांग्रेस ने कोई बात नहीं रखी। आज मनमोहन सिंह जी के लिए स्मारक की बात और ये वो, बाबा के लिए कोई जगह नहीं। तो जो उनकी शिकायत है उसको आप कैसे देख रही हैं? जायज़ है? उनके पापा ने मोदी की तारीफ की थी। वो देशभक्त है, वो देश का बुरा नहीं होने देते। बाबा प्रेसिडेंट बन करके इन दोनों के चंगुल से आगे निकल गए, माँ बेटा के चंगुल से आगे। बाबा ने खानदान विशेष के विरोध में बहुत सारे कार्य कर दिए। बाबा प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रणब मुखर्जी को चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता। वो एक जमीन से जुड़े कद्दार व्यक्ति थे। उनको इसीलिए तो इस कमजोर व्यक्ति को क्यों बनाया गया, ताकि ये कभी राहुल गांधी के लिए चैलेंज नहीं था, ये कभी सोनिया के लिए चैलेंज नहीं था। बाबा अगर वो बना दे तो नरसिम्हा राव को पीछे छोड़ करके वो एक स्ट्रांग व्यक्ति बन जाते। तो एक स्ट्रांग व्यक्ति को कैसे सम्मान दे देंगे? इसके कारण जो है प्रणब मुखर्जी जी का अपमान हुआ। और उन्होंने बाद में कहा ना कि मोदी के प्रधानमंत्री मोदी के अंडर चलने वाली मेरी सरकार, वो उसके कार्यकाल से खुश है। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह हो गया।
मोदी की तारीफ, जिसको माताश्री वो क्या जहर की खेती और पता नहीं क्या क्या गंदी गंदी गाली दे रही थी, जिनको मरवाने के लिए इशरत जहां जैसी चीज हुई, पटना की उनकी रैली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। आप जिसको एलिमिनेट करने जा रहे हैं, आपकी पार्टी का एक व्यक्ति उसकी तारीफ कर दे, तो बहुत बड़ा अपराध है, उनको सम्मान नहीं मिल सकता था। जी, बिल्कुल। और ये कांग्रेस के दोहरे रवैये को लेकर शर्मिष्ठा मुखर्जी ने अपना दुःख ज़ाहिर किया है और उन्होंने ये बात कही है कि बाबा को वो सम्मान नहीं दिलाया कांग्रेस ने, जिसकी आज बात करी है कांग्रेस मनमोहन सिंह जी के लिए। तो बिल्कुल माँग जायज़ है, लेकिन इसके पीछे की वजह आपने एक्सप्लेन की। तो मनमोहन सिंह जी की मृत्यु के बाद जो कांग्रेस उनके लिए निकल के आ रही है, हालाँकि सभी पार्टी के लोग उनको सम्मान देने के लिए जा रहे हैं, राजकीय सम्मान के साथ उनकी विदाई हुई है, क्योंकि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जिस तरह से बखान उनके कार्यकाल का किया जाता है पूरे विश्व में, और विश्व में नहीं बल्कि भारत में भी इतना सारा कुछ कहा जाता है, खास तौर से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए। और ये सबसे ज़्यादा कहा जाता है कि उनके कार्यकाल में हिंदू मुसलमान सब मिलजुल कर रहते थे, आज नफ़रत बाँटी जाती है, हिंदू मुसलमान बहुत दूर हो गए। ये कितना कितना और किस हद तक सच आपको लगता है? देखिए, इस समय जो मनमोहन सिंह का सम्मान है, वो उस पद का था जिसपे वो 10 साल रहे। जी, व्यक्ति विशेष का नहीं, पद विशेष का सम्मान है। और उन्होंने इन खाइयों को बनाने के लिए हर वो काम किया है जो मुमकिन था, क्योंकि कांग्रेस की नीति डिवाइड एंड रूल की है। वो मुसलमानों को हमेशा ये डर लगा दिखाती रही, भाजपा आएगी तो ये हो जाएगी। अब आप भाजपा का 10 साल का शासन देख लीजिए भाई। मुफ्त जो अन्न दिया जा रहा है, कि कोविड में जो लोग तबाह हो गए उसमें सभी लोग हैं ना, किसी को देख के नहीं दिया जा रहा। ठीक है। तो एक समरसता के भाव पर कांग्रेस कभी नहीं चली। और उसमें अब अगर बाटला हाउस एनकाउंटर को एक बार फिर से लेते हैं, जिन लोगों ने किया वो एक धर्म विशेष थे। ठीक है। तो इसके कारण जो मारे जाएंगे व्यक्ति, या जिनके यहाँ विस्फोट होगा, उनको उन लोगों से प्रॉब्लम होगी। अब अगर आप अपराधी किसी विशेष धर्म का है, उसको पकड़ने से चूकेंगे तो समाज में खाइयां बढ़ेंगी। अपराधी अपराधी है, अगर अपराधी को आप सजा दे दें तो बात खत्म हो जाती है। तो ये सारी चीजें जानबूझ के की गई। एक व्यक्ति को अब अपराध करने के लिए छूट दे दी, उसको बेल दे दी, उसको कानूनी संरक्षण दे दिया, आ, कई बार जो है कॉन्फ्रंटेशन होने पर स्टैंड डाउन का इंस्ट्रक्शन दे दिया। तो ये सारे अब मुंबई हमला हुआ तो सुशील कुमार शिंदे जो है कपड़े बदलने में, ट्राई आउट करने में, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर के लिए डेडिकेशन कहाँ था? और एक तो फोटो ये भी आई कि राहुल इन पार्टी मूड आफ्टर मुंबई अटैक। जी, तो एब्सोल्यूट। ये सारी चीजें जो है दोस्ताना तो नहीं बढ़ा सकती, या सीधी पाकिस्तान बात है। से किस तरह का उन्होंने रवैया अख्तियार किया, उसको भी उन्होंने भारतीय मुसलमानों पे ही उन्होंने थोप दिया कि भारत के मुसलमानों को बुरा लग जाएगा। जो मुंबई हमले में लोग मारे गए थे, उसमें मुसलमान भी शामिल थे। अगर पाकिस्तान से आप कोई मुतालबा रखते, तो भारत के मुसलमानों को क्यों बुरा लगता? तो कहीं न कहीं मुसलमानों को डिमोनाइज़ भी किया कांग्रेस ने पूरे देश बहुत में। ज्यादा। आज भी यही है कि अगर आपने सऊदी के खिलाफ कुछ बोला, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोला, दो चार लोग हैं जिनको बुरा लगेगा, लेकिन दो चार के लिए पूरी आप कम्युनिटी को पनिश नहीं कर सकते हैं। और ये उन्होंने तरीका बना लिया है कि हर चीज पे इस तरह के रिएक्शन देने। तो अब जो अच्छी वॉइसेस हैं उनको दबाने में भी इन लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। इसमें प्रमुख आवाज जो है आरिफ मोहम्मद खान साहब की है। अगर वो कांग्रेस में सफोकेट नहीं महसूस करते तो कभी बाहर नहीं जाते। तो बहुत अच्छे सपोर्टर थे और राजीव गांधी के करीबी भी थे। बिल्कुल। और उन्होंने भारत की मुस्लिम महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई और अपना पूरा जो पीक पे उनका पॉलिटिकल करियर था, उसको सैक्रिफाइस करके अपनी आवाज़ को, अपने स्टैंड को उन्होंने उस पे कायम रहे। और केरला के वो राज्यपाल के बाद अब वो रिसेंटली बिहार के राज्यपाल भी बिहार बने। के राज्यपाल बनाए तो सम्मान जी, तो उन्हें बीजेपी ने दिया ना। बिल्कुल। बिल्कुल, बीजेपी ने सम्मान दिया उनको। और वही बात है ना कि जो देशभक्त मुसलमान होते हैं, उनको बताइए साइड में कर देते हैं और कहते हैं कि मुसलमानों को बुरा लगता है। मुसलमानों को कहाँ बुरा लगता है? बुरा तो आपको लगता है, क्योंकि आपके वोट बैंक को हर्ट होता है। तो सवाल बहुत सारे हैं, बातें बहुत सारी हैं। मंत्री जी ने सारा कुछ बहुत ही कम समय में आपने उसको का विश्लेषण
किया और सारी बातें, सारी फैक्टफुली आपने सारी चीज़ों को प्रेज़ेंट किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मंजरी जी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।